ख्वाबों का शहर मुंबई। अरब सागर के किनारे बसे शहर में एक अजीब सी रोमानियत है। इस शहर में रोज लाखों लोग अपने सपनों के साथ दाखिल होते हैं। मुंबई कुछ सपनों को हकीकत में तब्दील करता है, तो वहीं कुछ सपने समुद्र की लहरों में गुम हो जाते हैं। 1960 के दशक की बात है। मुंबई का डोंगरी इलाका। एक आदमी सड़क पर पैसे गिन रहा था, तभी पास में खड़ा एक दुबला पतला लड़का पैसे पर झपट्टा मारकर भागने लगा। जब लड़के के बाप को पता चला कि उसका बेटा चोरी कर रहा है, तो उसने बेटे की खूब पिटाई की। तारीख 12 मार्च 1993। मुंबई की सड़कों पर बारूद फैला हुआ था। पूरे मुंबई में लगातार 12 बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में 257 निर्दोष लोगों की मौत भी हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल थे। अगले दिन अखबार की सुर्खियां थीं, मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम कास्कर। मुंबई को दहलाने वाला यह शख्स कभी डोंगरी की गलियों में चोरी किया करता था। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि डोंगरी का एक मामूली जेब कतरा कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा डॉन। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम क्यों करना चाहता था एक पंजाबी लड़की से निकाह। दाऊद ने भारत सरकार के सामने सरेंडर का प्रस्ताव क्यों रखा। दाऊद खुद को अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों कहता है और दाऊद की मौत की खबरों में कितनी सच्चाई है। नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की नई पेशकश दुनिया रोज बनती है। महाराष्ट्र के दक्षिण इलाके के कोंकण तट पर रत्नागिरी नाम का एक जिला है। इसी जिले के मुमका गांव में इब्राहिम कास्कर नाम का एक कोंकण मुसलमान रहता था। रोजी रोटी की तलाश में इब्राहिम मुंबई आ गया। मुंबई के डोंगरी इलाके में ही अधिकतर कोंकण मुसलमान रहते थे, इसीलिए इब्राहिम कास्कर ने भी डोंगरी को अपना ठिकाना बनाया। बाद के दिनों में इब्राहिम को मुंबई पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। यह 1960 का दशक था। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्रीज का कारोबार बढ़ रहा था, लेकिन इसके साथ साथ शहर मुंबई में अंडरवर्ल्ड भी पांव पसार रहा था। इस समय मुंबई की फिजाओं में हाजी मस्तान और करीम लाला का नाम गूंजा करता था। डोंगरी के इलाके में रहने वाले कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर का संबंध करीम लाला और हाजी मस्तान से भी था। लेकिन संयोग देखिए कि इसी इब्राहिम कास्कर का बेटा एक दिन मुंबई ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन बना। कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर अपनी पत्नी अमीना और 2 साल के बेटे शब्बीर के साथ साउथ मुंबई के कोने में स्थित टोमकर मोहल्ले में रहता था। इसी मकान में 26 दिसंबर 1955 को कुख्यात दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ। दाऊद के 12 भाई बहन थे। 14 साल की उम्र में दाऊद ने पहला गुनाह किया। दाऊद ने सड़क चलते एक आदमी के पैसे छीने। जब दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर को इस घटना की जानकारी हुई, तो उन्होंने दाऊद की खूब पिटाई की, लेकिन इसका कुख्यात दाऊद पर कोई असर नहीं हुआ। दाऊद ने मुंबई के मोहट्टा मार्केट में एक दुकान खोली। इस दुकान में इंपोर्टेड घड़ियों को बेचने के नाम पर ठगी की जाती थी। इन सब के बीच दाऊद ने अपना पहला बड़ा कारनामा 19 साल की उम्र में किया। साल 1974 की बात है। दाऊद ने अपने साथियों के साथ एक बड़ी डकैती को अंजाम दिया। इस डकैती में दाऊद ने मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक के 4,75,000 रुपए लूट लिए। उस समय यह बड़ी रकम हुआ करती थी। अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में दाऊद इब्राहिम कास्कर का नाम सबसे ऊपर था। मुंबई पुलिस दाऊद को ढूंढने लगी। इस घटना से दाऊद का बाप इब्राहिम कास्कर बेहद आहत हुआ, क्योंकि इब्राहिम कास्कर जिस क्राइम ब्रांच में कुछ महीने पहले तक काम करता था, वही क्राइम ब्रांच अब उसके बेटे की तलाश कर रही थी। इब्राहिम कास्कर ने खुद अपने बेटे दाऊद को खोजा। कास्कर ने दाऊद को एक कमरे में बंद करके बेल्ट से इतनी पिटाई की कि दाऊद अधमरा हो गया। दाऊद चीख चीख के रो रहा था। इब्राहिम कास्कर यहीं नहीं रुका। वह दाऊद को घसीटते हुए क्राइम ब्रांच के उस दफ्तर ले गया जहां वह कभी काम किया करता था।
कास्कर ने अपने बेटे के कारनामे के लिए माफी मांगते हुए दाऊद को अधिकारियों के हवाले कर दिया। कुछ समय जेल में रहने के बाद दाऊद जेल से छूट गया, लेकिन जेल में रहते हुए ही दाऊद ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बादशाह बनने का इरादा पक्का कर लिया था। जेल से निकलने के बाद दाऊद को सुजाता कौर नाम की एक पंजाबी लड़की से प्रेम हो गया। पहले तो सुजाता ने आनाकानी की, लेकिन बाद में वह भी राजी हो गई। कुछ ही दिनों में यह जोड़ी डोंगरी के इलाके में अपनी प्रेम कहानियों को लेकर मशहूर हो गई। जैसे ही सुजाता के पिता को पता चला कि उसकी बेटी एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जो मुसलमान है और साथ में गुंडा भी है, सुजाता के पिता ने पहले सुजाता को समझाया कि वह दाऊद से मिलना बंद कर दे, लेकिन जब सुजाता नहीं मानी तो उसने सुजाता की पिटाई कर दी। जब दाऊद को पता चला कि उसकी प्रेमिका की पिटाई हुई है तो वह एक फिल्मी आशिक की तरह रामपुरी चाकू लहराते हुए सुजाता के घर पहुंचा, लेकिन ऐन मौके पर सुजाता ने अपने पिता का साथ दिया। सुजाता ने दाऊद से कहा कि तुम यहां से चले जाओ, हमारा तुम्हारा साथ मुमकिन नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। सुजाता का यह कहना दाऊद के लिए वज्रपात सरीखा था। पत्रकार एस हुसैन जैदी अपनी किताब डोंगरी टू दुबई 6 डिकेड्स ऑफ द मुंबई माफिया में लिखते हैं, जब दाऊद का प्रेम संबंध टूटा तो दाऊद गमगीन और उदास रहने लगा। वह अक्सर 1966 में आई दिलीप कुमार की फिल्म दिल दिया दर्द लिया का गाना गुनगुनाया करता। यह गाना था, गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मुकाम से, नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। 1980 के दशक के शुरुआत की बात है। यह दशक मुंबई के इतिहास में अंडरवर्ल्ड के आपसी गैंग वॉर और कत्लेआम का दशक साबित हुआ। साल 1981 का था। उन दिनों मुंबई में पठान गैंग की तूती बोलती थी। इस गैंग का मुखिया था करीम लाला। दाऊद और उसके भाई शब्बीर ने करीम लाला के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। यहीं से कुख्यात डी कंपनी की शुरुआत हुई। तारीख 12 फरवरी 1981। इस दिन दाऊद का भाई शब्बीर अपनी गर्भवती पत्नी के साथ घर लौट रहा था। रास्ते में मुंबई के प्रभा देवी स्थित एक पेट्रोल पंप के पास पठान गैंग के शूटरों ने शब्बीर की गोली मारकर हत्या कर दी। अपने भाई की लाश देखकर दाऊद दहाड़ मारकर रोने लगा। दाऊद ने भाई शब्बीर की लाश के सामने ही करीम लाला से बदला लेने की कसम खाई। उसके बाद मुंबई की सड़कें गैंग वॉर की गवाह बनने लगीं और मुंबई पुलिस तमाशबीन। इससे पहले भी दाऊद और करीम लाला का गैंग सोना चांदी की तस्करी, वसूली और इलाके के कब्जे को लेकर एक दूसरे से भिड़ते रहते थे। एक बार तो करीम लाला ने दाऊद को मुंबई की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के पीटा था, लेकिन जैसे ही करीम लाला के पठान गैंग ने दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर की हत्या की, दाऊद और करीम की दुश्मनी व्यक्तिगत हो गई। साल 1986 में दाऊद ने अपने भाई की हत्या का बदला लेते हुए करीम लाला के भाई रहीम खान की हत्या करवा दी। करीम लाला के भाई रहीम खान की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे मुंबई पुलिस महकमे की साख पर बट्टा लगा दिया। पुलिस दाऊद को पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मार रही थी। यह 1986 का साल था। क्राइम ब्रांच की टीम ने दाऊद के ठिकाने यानी मुसाफिर खाने में छापा मारा। जैसे ही पुलिस की टीम दाऊद के कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि अधजला सिगार एशट्रे पर रखा सुलग रहा है और कमरे की खिड़की खुली हुई है। पुलिस दाऊद के ठिकाने पर उसे खोजती रही, लेकिन दाऊद मुंबई तो क्या देश ही छोड़ चुका था। दाऊद अब डोंगरी से हजारों किलोमीटर दूर दुबई में बैठा था। जैसे ही दाऊद ने दुबई को अपना ठिकाना बनाया, काले धंधे का कारोबार वह पूरी दुनिया में आसानी से करने लगा। इन्हीं दिनों दाऊद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के करीब आया। दाऊद ने मुंबई और कराची जैसे शहरों में रियल एस्टेट और फिल्म उद्योग में भी भारी निवेश किया। 1980 के दशक के आखिरी सालों में दाऊद दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर उभरा। एस हुसैन जैदी अपनी किताब फ्रॉम दुबई टू कराची द स्टोरी कंटिन्यूज में लिखते हैं, दाऊद इब्राहिम खुद को दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी यानी अमेरिका के राष्ट्रपति से कम नहीं समझता था। दाऊद ने अपने घर को अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास यानी व्हाइट हाउस की तर्ज पर बनवाया और उसका नाम भी व्हाइट हाउस ही रखा। 12 मार्च 1993 मुंबई के इतिहास का वह दिन जिसे शहर आज भी डर, दर्द और बारूद की गंध के साथ याद करता है।
पूरे शहर में धमाके की गूंज थी। यह धमाके थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दोपहर लगभग 1:30 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 28 मंजिला इमारत के बेसमेंट में खड़ी कार में पहला धमाका हुआ। इस विस्फोट ने इमारत के बड़े हिस्से को चीर दिया। आसपास की इमारतें हिल गईं और शेयर बाजार के बाहर रोजी रोटी कमाने वाले साधारण लोगों की लाशें बिखर गईं। इसके बाद शुरू हुआ धमाकों का सिलसिला जो 3:40 तक चला। कुल 12 जगहों पर धमाके हुए। इन जगहों में एयर इंडिया भवन, शिवसेना भवन, प्लाजा सिनेमा और होटल सी रॉक जैसे बेहद व्यस्त इलाके भी शामिल थे। इस धमाके में 257 लोगों की मौत हुई और 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए। दरअसल इस हमले की पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के जमींदोज होने के बाद पूरे देश में दंगे होने लगे। मुंबई में भी सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। मुंबई में रह रहे मुसलमानों का दावा था कि दंगे के दौरान पुलिस उनके साथ भेदभाव कर रही है और हिंदुओं का साथ दे रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जैसे ही देखा कि दंगों से मुंबई के मुसलमानों में असंतोष है, उसने इसे भुनाने की कोशिश की। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, मुस्तफा दोसा और टाइगर मेमन जैसे अंडरवर्ल्ड के साथ मीटिंग की और मुंबई हमले की साजिश रची। इस हमले की कमांड टाइगर मेमन के हाथों में थी, लेकिन हमले के लिए बारूद और असला दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ने मुहैया करवाया था। हमले के कुछ समय बाद दाऊद इब्राहिम ने आत्मसमर्पण करने के इरादे से देश के सबसे चर्चित वकील राम जेठमलानी के लंदन स्थित घर पर फोन किया। दाऊद ने सीधे जेठमलानी से कहा, मिस्टर जेठमलानी, मैं आत्मसमर्पण करना चाहता हूं। लेकिन दाऊद ने आत्मसमर्पण से पहले कुछ शर्तें रखी। इन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि उसके ऊपर लगे मुंबई धमाकों के सारे आरोपों को हटा लिया जाए। जेठमलानी ने भारत सरकार और नेताओं के सामने जब दाऊद की शर्तें रखीं, तो भारत सरकार ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया। बाद के दिनों में जेठमलानी ने भारत सरकार और नेताओं की मंशा पर सवाल भी उठाए थे। डॉन और माफियाओं के फिल्मी हीरोइनों के साथ अफेयर के कई किस्से मशहूर हैं। अमेरिकी शहर शिकागो के बिग बॉस सैम जियानकाना और मर्लिन मुनरो के अफेयर ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थीं। सैम मुनरो पर फिदा था और कुछ ही समय बाद मुनरो की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। डॉन दाऊद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल 1985 शोमैन राज कपूर ने राम तेरी गंगा मैली नाम से एक फिल्म बनाई। इस फिल्म में मंदाकिनी नाम की एक हीरोइन का डेब्यू हुआ। फिल्म की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही थी क्योंकि इस फिल्म में मंदाकिनी के कुछ अतरंग सीन फिल्माए गए थे। साल 1994 में दुबई के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच खेला जा रहा था। इसी मैच में दाऊद के साथ मंदाकिनी भी मैच देखने पहुंची। दोनों के साथ की तस्वीरों को मीडिया ने हाथों हाथ लिया। बाद में मंदाकिनी को डॉन की प्रेमिका जैसी तुहमतों से नवाजा गया। हालांकि मंदाकिनी दाऊद के साथ अफेयर से इनकार करती रही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंदाकिनी को फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया और अपने दौर की वह मशहूर अभिनेत्री गुमनाम हो गई। 12 अगस्त 1997 को टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की हत्या भी दाऊद की डी कंपनी ने ही की। हालांकि इस हत्या से दाऊद हमेशा इनकार करता रहा। सितंबर 1997 में दाऊद ने एस हुसैन जैदी को एक इंटरव्यू दिया। 45 मिनट तक यह इंटरव्यू चला। अगले दिन यह इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुआ, जिसकी हेडलाइन थी, फिल्म इंडस्ट्री को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जब एस हुसैन जैदी ने दाऊद से पूछा, आप फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को धमकाने और मरवाने क्यों लगे हैं, दाऊद ने तपाक से बोला, यह बेहुदा बात है। मैं फिल्म की दुनिया के लोगों से कहना चाहूंगा कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं यह भी बता दूं कि जो लोग मेरा नाम लेकर दहशत फैलाते हैं वो मेरे आदमी नहीं हैं। लेकिन दाऊद झूठ बोल रहा था, क्योंकि डी कंपनी के लोग फिल्मी हस्तियों से लगातार फिरौती मांग रहे थे। छोटा राजन, जो कभी दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी था, बाद के दिनों में उन दोनों में दुश्मनी हो गई। छोटा राजन ने दाऊद को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। साल 2004 में अजीत डोभाल, जो भारत के एनएसए हैं, उन्होंने छोटा राजन के साथ मिलकर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का प्लान बनाया था। लेकिन यह प्लान
कामयाब नहीं हो सका। दाऊद इब्राहिम की उम्र 70 साल से ज्यादा हो चुकी है। मीडिया में दाऊद को लेकर कई तरह से खबरें आती हैं। कई रिपोर्ट ने दावा किया है कि दाऊद किसी गंभीर बीमारी से परेशान है। वहीं कुछ रिपोर्ट यह भी दावा करती हैं कि दाऊद की मौत हो चुकी है। सवाल अब भी वही है कि क्या अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जिंदा है? कई जानकार यह भी कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो चुकी है, लेकिन अगर यह बात दुनिया के सामने आती है तो अंडरवर्ल्ड का कारोबार खत्म हो जाएगा। दाऊद के जिंदा होने और मरने के कई तर्क दिए जाते हैं। इन तर्कों में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जाते जाते दाऊद से जुड़ा एक और किस्सा सुनते जाइए। 1987 का साल था। दुबई के शारजाह में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होने वाला था। मैच के एक दिन पहले जब भारतीय क्रिकेट टीम प्रैक्टिस मैच खेल रही थी, तभी दाऊद मशहूर अभिनेता महमूद के साथ भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय खिलाड़ी दिलीप वेंगसरकर ने दाऊद को पहचान लिया। दाऊद को पहचानने का एक कारण यह भी था कि दाऊद और वेंगसरकर दोनों का ताल्लुक रत्नागिरी से ही था। दाऊद ने भारतीय खिलाड़ियों से कहा कि अगर आप लोग कल पाकिस्तान को मैच में हरा देते हैं तो मैं हर एक को टोयोटा कार गिफ्ट करूंगा। दाऊद खिलाड़ियों से बात कर ही रहा था कि ड्रेसिंग रूम में कप्तान कपिल देव दाखिल हुए। बाहरी लोगों को ड्रेसिंग रूम में देखकर कपिल देव गुस्से से उबल पड़े। कपिल देव ने दाऊद को डांटते हुए ड्रेसिंग रूम से बाहर जाने को कहा। दाऊद चुपचाप ड्रेसिंग रूम से बाहर चला गया। ऐसा कहा जाता है कि बाद में कपिल देव ने इस घटना को लेकर दाऊद से माफी भी मांगी थी। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट पर जाएं, हमारे और भी वीडियोस देखें, हमें बताएं कि हमें किन किन विषयों और किरदारों की कहानी पर बात करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।